हेलो एवरीवन। आज का हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का ये अंतिम टॉपिक है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो, इस टॉपिक के सवाल हर साल एग्जाम में आते हैं। बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब होता है औद्योगिक क्रांति, मतलब उद्योगों में होने वाली क्रांति। कंडीशन ये थी कि ब्रिटिश सरकार जब इंडिया में डेवलप हो गई थी तो धीरे धीरे इंडिया से उन्होंने रॉ मटेरियल का यूज करना शुरू किया अपने कारखानों के लिए। तो यहां से कच्चा माल और रॉ मटेरियल उड़ जाते ब्रिटेन में। उनकी जो इंडस्ट्री है लंका शहर वगैरह में उनकी इंडस्ट्री थी, तो वहां पे उन्होंने ये चीज बिल्ड की और वहीं पर जिस प्रोसेस को जन्म दिया उसका नाम था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आप देख पाते हैं इमेज में, आप देखिए किस तरह के कारखाने बिल्ड हो गए थे इंग्लैंड के अंदर। ध्यान देना, दुनिया का पहला देश है इंग्लैंड जिसने सबसे पहले इंडस्ट्रीज बिल्ड करना शुरू किया था। देखिए यहां देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री की बात करें एंड द इकोनॉमी इन ब्रिटेन बिटवीन द 1780s की और 1850 की, तो 1780 से लेकर और 1780 से लेकर और 1850 तक, इस पूरे प्रोसेस का जो पूरा टाइम आप देख पा रहे हैं, इस पूरे टाइम का नाम दिया गया फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नाम दिया गया था, पहली औद्योगिक क्रांति नाम दिया गया था इस टाइमिंग को। दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन ब्रिटेन इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद न्यू मशीनरी और टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ब्रिटेन में यह समय वो था जब ब्रिटेन के अंदर नई नई मशीनें आ रही हैं और पूरा टाइम ब्रिटेन में लगातार प्रोसेस चल रही है नए उद्योगों को बिल्ड करने की। तो बच्चा ध्यान देना कि ये फेस है जब ब्रिटेन बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पहली फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन की देन है। नेक्स्ट, सेकंड की बात की जाए 1850 1850 के बाद का समय, कई और एरियाज में एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंड हुआ, इससे खासतौर से केमिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इनमें काफी कुछ चेंजेस देखने को मिले। ओके, इस समय ब्रिटेन लगातार अपना वो जो स्टेटस ब्रिटेन को मिला हुआ था वो लगातार ब्रिटेन खो रहा था। ठीक है, तो ब्रिटेन फॉल कर रहा था अपना स्टेटस जो उसने पहले कमाया था और नए कंट्रीज बिल्ड हो रहे थे, खास तौर से यूएसए और जर्मनी। मतलब सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो फेज है वहां ब्रिटेन का स्टेटस कमजोर बन रहा था और जर्मनी और यूएसए का स्टेटस ग्रो कर रहा था। ये बात आपको ध्यान रख के चलनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये वाला सवाल बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टर्म्स की, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टर्म जो था सबसे पहले किसने यूज किया था इस वर्ड का, वॉज यूज बाय यूरोपियन स्कॉलर जॉर्ज मिशेल और फ्रांस के थे फ्रेडरिक एंगल्स। जो मतलब ये तो जॉर्ज मिशेल तो फ्रांस के हैं, ठीक है, और फ्रेडरिक एंगल्स जो है वो जर्मनी के हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो और टर्म है उसका यूज करने वाले सबसे पहले व्यक्ति ये थे। और पहली बार से इंग्लिश में किसने यूज किया था, फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश बाय द, ये आपका एक फिलोसोफर भी है, इकोनॉमिस्ट भी है, नाम है अर्नल्ड टाइनबी। ये आपके एनडी का सवाल भी है। अर्नल्ड टाइनबी ने सबसे पहले इंग्लिश में इंडस्ट्रियल वर्ड का यूज किया, ये ध्यान रखना। ठीक है, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिटवीन 1760 से लेकर 1820। उन्होंने अंग्रेजी में इस वर्ड का यूज इस समय के अकॉर्डिंग किया। उन्होंने कहा कि 1760 से लेकर 1820 में ब्रिटेन में जो डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्री में आया हुआ बदलाव है, इसलिए उन्होंने पहली बार इस वर्ड का यूज इंग्लिश में किया। दिस डेट्स कॉन्सिडर विद दोज ऑफ द रीजन ऑफ जॉर्ज थर्ड। देखो ये जो वर्ड था, देखो ब्रिटेन में इंडस्ट्री बिल्ड हुई तो उस समय ब्रिटेन के शासक कौन है, जॉर्ज थर्ड। इस समय ब्रिटेन के अंदर जॉर्ज थर्ड का शासन हुआ करता था। टाइनबी ने एक पूरी सीरीज निकाली अपने लेक्चर्स की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर वो जब स्पीच में भाग ले रहे थे। ठीक है, इनके लेक्चर्स पब्लिश हुए 1884 में। ध्यान देना, इनकी डेथ के बाद कुछ लोग जीवन में रहते हुए इतना नाम नहीं कमा पाते जितना डेथ के बाद कमाते हैं। जब टाइनबी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहा था, स्पीच दे रहा था इस वर्ड को लेकर, इंडस्ट्री वर्ड को लेकर, तब किसी ने गौर नहीं किया था। लेकिन इनकी डेथ के बाद 1884 में एक पेपर पब्लिश हुआ था एज ए बुक के रूप में। इसका नाम था लेक्चर्स
ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स, अदर फ्रेगमेंट्स। ये जब पेपर पब्लिश हुआ तो लोगों ने जिस पेपर को पढ़ा तब उन्हें सच्चाई समझ में आई इस इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री वर्ड इस पेपर के द्वारा सामने आया, इस बुक के द्वारा सामने आया, जो इंग्लैंड में इनकी डेथ के बाद जो कलेक्शन था इनका पूरा लेटर्स का, जो पेपर्स था उनका, वो तब हाईलाइट हुआ ये इंडस्ट्री वर्ड। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इंडस्ट्रियल जो वर्ड था इसका सबसे पहले, इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन था इसका सबसे पहले इंग्लिश में यूज करने वाले अर्नाल्ड टायन भी हैं। पहचान लोगे? उनकी बुक का नाम करना हो तो ये करना, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स और अदर फ्रेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अर्स्टन ये कहता है, सेलिब्रेट करता है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का स्वागत करता है। वो कहता है कि भले से मेरा जन्म नहीं हुआ इंडस्ट्री के टाइम पे, पर मैं फिर भी इसको बहुत अच्छे से स्वागत के रूप में यूज करता हूं। ठीक है, ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, दुनिया का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, अब हम इन्वेंशन की बात करेंगे, क्या क्या खोजा गया, क्या क्या मिला, इन पे बात होगी। अब ध्यान देना, जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें क्या क्या इंडस्ट्री में काम आने वाले संसाधनों को ढूंढा गया, उन एक्सपेरिमेंटों की जरूर हम डिस्कस करेंगे। इन्वेंशन की बात की जाए, 1709 का समय था। फर्स्ट अब्राहम डर्बी। देखो, डर्बी एक पूरा परिवार है। इसमें क्या है, डर्बी पूरा इंग्लैंड का एक काफी धनी परिवार था। इसमें अब्राहम डर्बी के नाम से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बहुत से नाम मिलेंगे आपको। ये फर्स्ट अब्राहम डर्बी था। ठीक है, दिस वॉज ए ब्लास्ट फर्नेस। इन्होंने एक ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार किया। ये मशीन क्या थी, ये एक्सपेरिमेंट था क्या, इसका यूज था कोक इंडस्ट्री में, विच कुड जनरेट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस क्या करता था, हाई टेम्परेचर पे भी मतलब सहने की क्षमता, एक वो भट्टी टाइप का था जो ऊंचे तापमान को भी सहने की क्षमता रखता था। इसका आविष्कार किया गया। ठीक है, ये ध्यान रख के चलना है। ठीक है, इसमें कोक का यूज होगा, जो काफी ड्यूरेबल कोक माना, काफी ड्यूरेबल साधन माना जाएगा एनर्जी का, उसका यूज इस ब्लास्ट फर्नेस में होगा, जो काफी ऊंचे तापमान को भी सहने की क्षमता रखेगा। नेक्स्ट, सेकंड अब्राहम डर्बी। सेकंड डर्बी है ये, डेवलप किया इन्होंने रॉट आयरन का, विच वॉज लेस ब्रिटल, मतलब ये बहुत जल्दी टूटता था। रॉट आयरन फ्रॉम पिग आयरन, पिग आयरन की जगह उन्होंने रॉट आयरन का यूज किया। ठीक है, हेनरी कोट की बात की जाए तो हेनरी कोट ने डिजाइन किया था प्यूडिंग फर्नेस का। ये अलग अलग आविष्कार है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, प्यूडिंग फर्नेस का आविष्कार किया हेनरी कोट ने, और ये लोहे में से जो गंदगी होती है, इंप्योरिटीज जो होती है, उसको बाहर निकालने के लिए था प्यूडिंग फर्नेस। आपको बस क्या याद करना है, रोट आयरन का आविष्कार किसने किया, तो आप सेकंड अब्राहम डर्बी। हेनरी कोट ने क्या किया, प्यूडिंग फर्नेस का आविष्कार किया। क्या है उनके बारे में नहीं पूछेगा, बस आविष्कार के बारे में पूछेगा कि जो रिसर्च हुई है उसको किसने आविष्कृत किया है। ठीक है, एंड द रोलिंग मिल विच यूज स्टीम पावर टू रोल प्यूरिफाइड आयरन इनटू बार्स। ठीक है, एक रोलिंग मिल बनाई थी जिसका यूज उन्होंने आयरन इंडस्ट्री में किया था। जो भट्टियां होती हैं, शराब की भट्टियां, उनमें उसका यूज था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चा, 1770s की बात है, जॉन विल्किंसन की बात चल रही है। ठीक है, मेड द फर्स्ट आयरन चेयर। तो जॉन विल्किंसन ने सबसे पहली आयरन चेयर को डेवलप किया था, जॉन विल्किंसन ने। ठीक है, जिसका यूज वो ब्रेवरीज और डिस्टिलरीज में कर रहे थे, मतलब मेनली शराब की भट्टियों में इनका ज्यादा यूज हो रहा था। फर्स्ट आयरन चेयर बनाए, उसके बाद उन्होंने ब्रेवरीज और डिस्टिलरीज को डेवलप कर लिए, पाइप्स बनाए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल साइज के उन्होंने पाइप बनाए थे, लोहे की चेयर बनाई और बहुत सारे उन्होंने पाइप बनाए। ठीक है, थर्ड अब्राहम डर्बी की बात, ये आपको एक पुल दिख रहा होगा लोहे का इमेज के अंदर, इसका डेवलपमेंट किया था थर्ड अब्राहम डर्बी ने। देखो, फर्स्ट आयरन ब्रिज बनाया था, सबसे पहला लोहे का पुल बनवाया गया था थर्ड अब्राहम डर्बी के द्वारा विश्व में। कॉल ब्रुकडेल स्पिनिंग द रिवर सेवर, सेवर नदी बनाया गया था, और कॉल ब्रुकडेल जगह है जहां पर इस पुल को डेवलप किया गया। देखो, पहला लोहे का पुल था ये, जो उस जमाने में क्रिएट किया गया था, ध्यान देना है। ठीक है,
विल्किंसन ने यूज किया है कास्ट आयरन फॉर द फर्स्ट टाइम टू मेक वाटर पाइप्स। उन्होंने वाटर पाइप बनाने के लिए लोहे का यूज किया और 40 मील लंबी एक वाटर सप्लाई कर रही है पेरिस के लिए, उस इतनी दूर तक की उसने पाइपलाइन बनाई। ठीक है, तो विल्किंसन ने बनाई थी वाटर पाइपलाइन, ये ध्यान रखा चलना, 40 मील सप्लाई करेगी पेरिस तक। कर लोगे। थर्ड, अब्राहम डबी ने क्या बनाया था? एक लोहे का पुल बनवाया था। ठीक है, और विल्किंसन बनाया वाटर पाइप। जॉन विल्किंसन ने बनाया था पहला लोहे का चेयर और बेवरेज और डिस्टिलरीज के रिगार्डिंग बहुत सारे अलग अलग साइज के पाइप। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रख के चलना, जो भी आविष्कार हुए हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट हुए, उनको आपको तैयार करके चलना है। ठीक है, ओके, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये कॉटेज इंडस्ट्री के लिए होने वाले एक्सपेरिमेंट है, ध्यान रख के चलना। किसने किसको आविष्कार किया है, कौन से ईयर में किया है, पता होना चाहिए। एक है फ्लाइंग शटल लूम, एक मशीन है। फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार किया था, डिजाइन किया था उसको जॉन के ने। ये बहुत पॉपुलर सवाल है, एनडीए में आया हुआ है। फ्लाइंग शटल लूम बनाई है जॉन के ने 1733, ध्यान देना, कब किया? 1733 में। इससे क्या हो सकता था? इट पॉसिबल टू वेव ब्रॉडर फैब्रिक इन लेस टाइम, कम से कम टाइम में हम बड़ा चौड़ा कपड़ा इससे बना सकते थे। एक बड़ा कपड़ा इससे बनने की पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, कम से कम टाइम में। तो यह था फ्लाइंग शटल लूम। सेकंड, द स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ। इसे बनाया था जेम्स हारग्रीव्स ने। ठीक है, जेम्स हारग्रीव्स की आपका स्पिनिंग जेनी, और टाइमिंग होगा 1765। ठीक है, सिंगल पर्सन कुड स्पिन सेवरल थ्रेड्स ऑफ यार्न साइमल्टेनियसली, मतलब कहने मतलब ये था एक व्यक्ति भी बहुत सारे धागे इससे निकाल सकता था, धागे बना सकता था, मतलब एक व्यक्ति भी इस पे काम करके कपड़ा बना सकता था। ठीक है, वाटर फ्रेम, वाटर फ्रेम का आविष्कार किया रिचर्ड आर्कराइट ने। ठीक है, और यह आविष्कार किया गया था 1769 के अंदर। ठीक है, इससे काफी मजबूत धागा बनता था, ये जिसका यूज आगे चलकर वो कॉटन फैब्रिक में करेंगे। दैट कंबाइंड लिनन और कॉटन यार्न, उसको बनाना मतलब लिनन के कपड़े बनाना पॉसिबल हो गया। पहले सिर्फ कॉटन के थे, अब उसके हम लिनन के कपड़े भी हम उससे बना, काफी मजबूत फैब्रिक का यूज इससे हो रहा था, ये ध्यान रख के चलना। म्यूल, म्यूल जो है उसका आविष्कार किया सैमुअल क्रॉम्पटन ने, और ये भी वही है, ज्यादा मात्रा में अच्छा खासा धागा इससे बन रहा था, फैब्रिक धागा बन रहा था इससे। और यह है पावर लूम, इसका आविष्कार किया था एडमंड कार्टराइट ने, और यह आविष्कार हुआ था 1787 में। इसमें यह था कि इस पे हम इजी वर्क कर सकते हैं, स्टॉप ऑटोमेटिकली एवरी टाइम ए थ्रेड ब्रोक एंड कुड बी यूज्ड टू वेव एनी काइंड ऑफ मटेरियल। मान लो कई बार क्या होता है, मशीन बंद हो जाती है। पहले क्या प्रॉब्लम थी, मशीन बंद होती थी लेकिन धागा प्रोसेस में चलता रहता था तो कपड़ा खराब होता। इसमें क्या होता है, पावर लूम में एक बार मशीन बंद हो गई तो मशीन वहीं स्टॉप हो जाएगी, धागा आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब यह है कि कपड़ा खराब नहीं होगा, इसमें यह फायदा था। ठीक है, तो बच्चा जितने भी मैंने आपको आविष्कार समझाए हैं उनको विद टाइमिंग के साथ, उनके फाउंडर के साथ आप जरूर याद करें। कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटन जो इंडस्ट्री रही है उसमें इनका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और ये जो 5 आपको यहां पे एक्सपेरिमेंट दिखाएं, इनके ही 90% चांस होंगे आपके एग्जाम में आने के। लगातार आप पिछले 2-3 साल के एग्जाम देख सकते हो एनडीए के, तो लगातार एनडीए के 2-3 साल के एग्जाम पेपर में यही पूछ जा रहे हैं, लगातार इनको ही पूछ रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सवाल आने के चांस होंगे तो इन 5 मशीनों के होंगे, ध्यान रख के चलना, ये सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट, यह है जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया, आपको याद होगा। ठीक है, ये केमिकल प्रोसेस फॉर कॉपिंग डॉक्यूमेंट्स, एक्चुअल में इसका यूज उन्होंने पहले केमिकल प्रोसेस के रिगार्डिंग किया था। ठीक है, ही ऑल्सो क्रिएटेड ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट बेस्ड ऑन कंपेयरिंग मैकेनिकल पावर विद दैट ऑफ द प्रीवियस यूनिवर्सल पावर सोर्स, द हॉर्स वॉट। आपने सुना होगा अश्व अक्षांश, अश्व पावर सुनोगे आपने, हॉर्स वॉट का आविष्कार सुना होगा। हॉर्स पावर की बात की जाए तो इक्वेटेड द एबिलिटी ऑफ हॉर्स ऑफ लिफ्ट 33,000 पाउंड को, इतना किलो वेट होता है वो, 1 फुट मतलब इन 1 मिनट में इतनी दूर तक वो ले सकती है। ठीक है, हॉर्स पावर रिमेन्स एज ए यूनिवर्सली यूज इंडेक्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब इसमें यह था कि हॉर्स पावर का इस्तेमाल करते हुए हम मशीन को कितना आगे तक ले जा सकते हैं। ये पहली बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर।
स्टीम पावर देखिए, ये मशीन आप देख पाएंगे, ये स्टीम पावर था, भाप से चलने वाला इंजन, ठीक है। स्टीम पावर का सबसे पहला यूज हुआ माइनिंग इंडस्ट्रीज का, जो खाने होती हैं, तो माइनिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले यूज किया गया था स्टीम पावर का, ध्यान देना। एज द डिमांड फॉर कोल और मेटल्स एक्सपेंडेड, एफर्ट टू ऑब्टेन देम फॉर एवर डीपर माइंस इंटेंसिफाई, ठीक है। माइनिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि कुछ समस्याएं रहती हैं जिसके रिगार्डिंग इसका यूज किया गया। सबसे पहली बात की जाए फ्लडिंग की, तो खानों में पानी भरना एक समस्या हुआ करती थी, ठीक है। इसके लिए ये प्रॉब्लम थी, मतलब शुरुआत में एक मशीन बनाई थॉमस सेवरी के द्वारा, एक मॉडल बनाया, कौन सा, माइनर फ्रेंड। तो एक मशीन बनाई गई थी माइनर फ्रेंड, ध्यान देना। थॉमस सेवरी ने एक जो माइंस होती हैं, अगर वहां फ्लड का पानी भर जाए तो पानी को बाहर निकालने के लिए एक मशीन बनाई गई थी। मशीन का नाम है माइनर फ्रेंड। कर लोगे, क्वेश्चन आएगा माइनर फ्रेंड का आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस सेवरी करना। ओके, इस इंजन का काम बहुत स्लो था पर पानी को बाहर निकालने के लिए बनाया गया था, ठीक है। और इसमें दिक्कत है कि इसका बॉयलर बर्स्ट होता अंडर टू मच प्रेशर। अगर इसमें पानी ज्यादा भरता या इस पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता तो इसका जो स्टोरेज वाला जो पॉइंट है वो फट जाता। ये बड़ी दिक्कत है इसमें। तो इस समस्या को दूर करने के लिए फिर आगे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, बट ये शुरुआत थी। शुरुआत में इस मशीन को हमने क्रिएट किया, ध्यान रखना। आगे स्टीम इंजन की बात की जाए, यूज ऑल इन कोल माइंस, जो कोयले के जो फैक्ट्री होते हैं उनमें इसका यूज किया गया। जेम्स वॉट डेवलप हिज मशीन इन 1769। जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार कोल माइंस में किया 1769 में। वॉट इन्वेंशन कन्वर्टेड द स्टीम इंजन फ्रॉम बीइंग ए मेरे पंप इनटू ए प्राइम मूवर, मतलब ये प्राइम मूवर की तरह काम कर रहा था, ठीक है। कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू पावर मशीन्स इन फैक्ट्रीज, जो कह सकते हैं कि ये पावर मशीन के रिगार्डिंग काम कर रहा। प्राइम मूवर में ये था कि अगर बाई चांस कभी वेट बहुत ज्यादा उस पर हो भी जाता था तो वो वहीं पर ही क्या था, स्टॉप हो जाया करता था। तो प्राइम मूवर में ये फायदा था कि वो फटता नहीं था, ये उसमें बेनिफिट था, ठीक है। बैक्ड बाय द वेल्दी मैन्युफैक्चरर्स मैथ्यू बोल्टन। अब देखो जेम्स वॉट को सपोर्ट मिला इस व्यक्ति का, ये एक धनी व्यापारी था मैथ्यू बोल्टन, और उसके बाद उसने कंपनी बनाई जेम्स वॉट ने, कौन सी, सोहो फाउंड्री बर्मिंघम में। इसकी मदद से 1775 में जेम्स वॉट को अपने भाप के इंजन को पब्लिकली लाने के लिए, प्राइम मूवर को पब्लिकली डेवलप करने के लिए फंड चाहिए था। तो फंड मिला उसे मैथ्यू बोल्टन के द्वारा, जो 1775 में उसके साथ एक फैक्ट्री के रूप में जुड़ा। ये फैक्ट्री बनाई सोहो फाउंड्री, जो जेम्स वॉट और मैथ्यू बोल्टन ने मिलकर बनाई थी, ध्यान रख के चलना। और इससे ही लगातार प्राइम मूवर बनने शुरू हो गए थे। यह है कैनाल मानिया, नहरों का समय है। तो नहरों का टाइमिंग किसको कहा गया, ये क्वेश्चन आ सकता है, कैनाल मानिया किसे बोलते हैं, तो आप बोलेंगे 1788 से 1796 के समय को हम नहरों के रूप में जन्मदाता मान सकते हैं। लगभग 46 नए प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए और 60 इयर्स में 4000 मील लंबी नहरें क्रिएट की गई थी। इसलिए इस पूरे टाइमिंग को 1788 से 96 के समय को हम कैनाल मानिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव जो इंजन बनाया था वो स्टीफेंसन का रॉकेट था, ध्यान देना, जो उसने 1840 में क्रिएट किया था, स्टीफेंसन का रॉकेट। ये पहला स्टीम लोकोमोटिव था, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ द रेलवे टुक द एंटायर प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन टू ए सेकंड स्टेज। देखिए शुरुआत में जो रेलवे का प्रोसेस हुआ, ये ऐसा नहीं कि कोई पब्लिकली रेल चलाई गई थी, नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअल में इसका यूज भी कुछ पर्सनल काम के लिए हुआ। पर्सनल काम क्या, रिचर्ड ट्रेवेथिक की बात करें तो रिचर्ड ट्रेवेथिक ने एक आविष्कार किया, एक इंजन बनाया, नाम था पफिंग डेविल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पफिंग डेविल का आविष्कारक कौन है, तो क्या करोगे, रिचर्ड ट्रेवेथिक। तो रिचर्ड ट्रेवेथिक ने एक मशीन बनाई पफिंग डेविल। इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, फुफकारने वाला दानव, मतलब छुक छुक वाली स्टार्ट, मतलब आवाज करते हुए चलेगा ये, मतलब इसमें आवाज बहुत ज्यादा होती थी। ये जब चलता था तो ऐसा लगता भाई कि दानव आ रहा हो, मतलब बहुत तेज वॉइस करते मूव करता था। ये पहला इंजन था पफिंग डेविल के नाम से। दैट पुल्ड ट्रक्स
अराउंड द माइन वेयर ही वर्क इन कॉर्नवाल, जहां पर रिचर्ड काम किया करता था जिस फैक्ट्री में, तो ये उस फैक्ट्री से कोयलों को भरकर और ये बाहर उसे प्रोवाइड करता है, बाहर पहुंचाने में काम लेता था। मतलब इसका इस्तेमाल रिचर्ड ने सिर्फ किस काम में किया कि अपने कोयले को वहां से भरता और ये उसे बाहर तक मूव करता, बस का ये काम था। ठीक है, ओके। इन 1814 द रेलवे इंजीनियर था जॉर्ज स्टीफेंसन, जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, कंस्ट्रक्टेड ए लोकोमोटिव कॉल्ड द ब्लिचर। देखो पहले बनाया उसने रॉकेट, पर रॉकेट सक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब स्टीफेंसन का पहला इंजन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तब उसने बनाया ब्लिचर। अब ब्लिचर काफी सक्सेसफुल हुआ उसका, उसी का स्टीफेंसन का ही। ठीक है, और वो 30 टन वेट को 4 mh मतलब क्या बोल सकते हैं इसको हम, मील पर आवर्स के रिगार्डिंग ले सकते हैं इसको। ठीक है, कि वो इतना किलोमीटर वो पर आवर के हिसाब से उसकी स्पीड बन सकती है, 4 मील पर आवर वो चल पाएगा। ठीक है, तो 30 टन वेट को मूव करता था उस स्पीड से। ठीक है, अगर मैं रेलवे फर्स्ट रेलवे लाइन की बात करूं, ये क्वेश्चन आपके एनडीए में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है आपके एनडीए में। सबसे पहली रेलवे लाइन जो बनाई गई थी वो स्कॉटन से लेकर और डार्लिंगटन तक बनाई गई थी 1825 में, इंग्लैंड में। सबसे पहली रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन स्टॉकटन से लेकर और डार्लिंगटन तक किया गया था। ठीक है, और ये 9 मील की डिस्टेंस थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। दैट वाज कंप्लीटेड इन 2 आवर्स एट स्पीड ऑफ अप टू 24 kps। ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड ये बना के चलेगा। एंड द नेक्स्ट रेलवे लाइन बनाई गई थी लिवरपूल से लेकर और मैनचेस्टर तक। तो लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर तक आपकी सेकंड रेलवे लाइन थी, जो 1830 में क्रिएट की गई। पहली याद करना 1825, दूसरी 1830। पहला वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और 20 साल बाद इनकी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो गई थी। मतलब देखो शुरुआत चाहे स्लो रही हो, बट रेलवे का आविष्कार तो हो चुका था। ये वर्ल्ड वाइड चल रहा है आपका, इंडिया वाइड चल रहा है। ठीक है, भारत में तो 1853 में स्टार्ट हुई थी पहली रेलवे, लेकिन यहां पर जो रेलवे बनाई जा रही है उसका यूज क्या हो रहा है, सिर्फ फैक्ट्रियों के सामान को बाहर तक मूव करने के लिए यूज किया जा रहा है। वुमेन, चिल्ड्रन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो महिलाओं का, बच्चों का इंडस्ट्री में क्या रोल प्ले होगा, ये देख के चलना। मशीन के आने से आपको पता है ना भाई कि किस तरह की समस्याएं बढ़ी, खास तौर से सबसे बड़ी दिक्कत आई वुमेन्स और बच्चों को, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए समस्या बनी। एक तो पुअर वर्किंग कंडीशंस का उन्हें सामना करना पड़ा, दूसरा वेजेस उनके बहुत कम थे, महिलाओं को पुरुषों के बराबर तनख्वाह नहीं मिलती थी, काम चाहे वो भी कितने करे, अगर 8 घंटे काम महिला करे तो 8 घंटे में उसको इतना पैसा नहीं मिले इतना पुरुष को मिल रहा था, क्योंकि वहां पे कंडीशन ऐसी थी ना, महिलाओं और बच्चों को तो इतना ध्यान दिया ही नहीं गया था। तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ इन लोगों को इंडस्ट्री के आने से। कोल माइंस, अगर मैं कोयले की फैक्ट्री की बात करूं, देखो बच्चे देख लिया आप, बच्चे किस तरह से काम कर रहे हैं मशीनों पर, आप हालात देखिए इंडस्ट्री ने। देखो आज का समय, आज का जो मॉडर्न युग चल रहा है, आप देखते हो कि किस तरह का हालात हो चुके हैं, हम इतने डेवलप हो चुके हैं। सर ये डेवलपमेंट ऐसे नहीं मिला, इसके लिए पता नहीं कितने लोगों का जीवन खत्म हुआ होगा, तब जाके ये सब डेवलपमेंट हो। कहते हैं इन बच्चों की जो आप एज देख रहे हैं, कितने उम्र के होंगे, हार्डली 6 साल 7 साल। अब आप कहोगे सर इतने छोटे बच्चे काम पे लगाए रहे हैं, बिल्कुल हुआ ये था कि ऐसा माना जाता है कि उस समय छोटे बच्चों काम पे लगाए जाते थे, उनकी हार्डली एज 13 से 14 से भी ज्यादा नहीं थी, मतलब कोई बच्चा 13 या 14 साल से ऊपर जीता ही नहीं था, इतना ज्यादा बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन हो गया था। ठीक है, बुरे हालात थे, चारों ओर गंदगी थी, चारों ओर के हालात बहुत गंदे थे, गरीब स्ट्रक्चर थी, मतलब बहुत नुकसान हुआ, मतलब लाखों की संख्या में लोग मर रहे थे, कोई देख नहीं रहा था, हालात इतने गंभीर हो गए थे। अब खुद देखिए किस तरह की इंडस्ट्री में लोग बच्चे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कोल माइंस बड़ा डेंजर प्लेस था काम के लिए, खास तो बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे कभी भी एक्सप्लोजन, कभी विस्फोट हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं, कभी भी इंजरी लोग हो जाते वहां पे। ठीक है, ये बड़ा कॉमन था वहां पे। कोल माइंस में क्या था, ज्यादातर बच्चों को यूज किया था, यूज चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि वो काफी अंदर तक खान में जा सकते थे, क्योंकि खान में क्या होता है कि छोटा भी होता है एरिया।
अब उन्हें प्रवेश करने के लिए बड़े व्यक्ति को नहीं भेज सकते, तो हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों को ज्यादा यूज करते हैं ताकि उनको अंदर खान तक भेजा जा सके। द अप्रोच पाथ वॉज टू नैरो फॉर एडल्ट, जो कि बड़ों के लिए तो आसान नहीं था वहां तक पहुंचना। यंगर चिल्ड्रन वर्क एज ट्रिपर्स, इनको ट्रिपर कहा गया था इन बच्चों को जो माइंस में काम कर रहे थे। ओपन एंड शट डोर्स एज द कोल वैगन्स ट्रेवल्ड थ्रू माइंस और कैरिड हैवी लोड्स ऑफ कोल ऑन देयर बैक्स एज कोल बियरर्स, इनके पीठ पर काफी वेट लाद के इनको बाहर भेजा जाता था। ये कह सकते हैं ना कि अब क्या बोलें इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का समय रहा होगा। अब आप खुद देखिए, छोटे बच्चे की पीठ पे आप इतना बड़ा वेट लाद रहे हो और उसको आप खान के अंदर भेज रहे हो, फिर आप बाहर भेज रहे हो, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है। और अगर विस्फोट हो गया तो मर गया, चांस ही नहीं बचने का, ठीक है। और ये वहां पे पॉसिबल था, ये कॉमन फैक्ट था वहां पे। नेक्स्ट, इस चीज का सबसे ज्यादा जो पब्लिकली जो जिन्होंने दिखाया वो दिखाया इस नॉवल ने, हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स एक उपन्यास, एक नॉवल है, यह है चार्ल्स डिकेंस का, ठीक है। इसमें क्या दिखाया गया है, परहैप्स द मोस्ट सीवियर कंटेम्परेरी क्रिटिक ऑफ द आर्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर द पुअर। कितने हालात खराब थे उसको अपने उपन्यास में दिखाया उसने, ठीक है। इंडस्ट्रियल टाउन को उन्होंने नाम दिया कोक टाउन। उन्हें कहा कि एक इंडस्ट्रियल टाउन, इसका नाम है कोक टाउन। उसने दिखाया एक गंदी सी बस्ती है जहां पे लोग रहते हैं, एक कॉलोनी बनी हुई है जो बहुत ही गंदी है, उसको दिखाया गया कोक टाउन के रूप में। आप सोच सकते हो कि चार्ल्स डिकेंस ने जब अपना ये उपन्यास लिखा होगा तो किस तरह की इसमें आलोचना की गई है इस इंडस्ट्री की, बुरे हालात बताए और ये चीज बताई गई किस तरह के लोग वहां पे रह रहे थे, ठीक है। प्रोटेस्ट मूवमेंट देखें, अब इंडस्ट्री के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट भी हुए। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोसेस शुरू होता है तो वो लगातार चलता रहता है, उसमें कई विरोध हुए। देखिए, एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लुडिज्म मूवमेंट। लुडिज्म आंदोलन शुरू हुआ जिसको लीड किया था जनरल नेड लुड ने, ध्यान देना। अब ये लुडिज्म मूवमेंट है क्या, इस मूवमेंट को शुरू किया गया था 1811 से लेकर 1817 तक और इसको लीड किया जनरल नेड लुड ने, ठीक है। ये एक प्रोटेस्ट है। लुडिज्म वॉज नॉट मेरली ए बैकवर्ड लुकिंग असॉल्ट ऑफ मशीन, मतलब लुडिज्म क्या है, ध्यान देना, लुडिज्म मूवमेंट सिर्फ मशीनों के लिए हो रहा है, मतलब वो मूवमेंट कर रहे हैं मशीन आने की वजह से, क्योंकि मशीन आने से क्या हुआ, लोगों को काम बंद हो गए, लोगों को अब रोजगार मिलना बंद हो, क्योंकि अब एक मशीन 10 लोग बराबर काम कर रही है। तो लुडिज्म मूवमेंट मेनली प्रोटेस्ट किसका कर रहे हैं, मशीन का, ध्यान देना। पार्टिसिपेंट डिमांडेड ए मिनिमम वेज, और मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं, कंट्रोल ओवर द लेबर ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों को आवर्स फिक्स करने की बात करेंगे। वर्क फॉर दोज हु हैड लॉस्ट देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ मशीनरी, मशीन के आने से जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं उस चीज का विरोध कर रहे हैं। एंड द राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस सो दैट दे कुड लीगली प्रेजेंट दीज डिमांड, और वो कह रहे हैं कि हमें ट्रेड यूनियन क्रिएट करनी चाहिए ताकि हम अपनी डिमांड को क्लियरली पब्लिकली सामने ला सके। क्वेश्चन क्या बनेगा, लुडिज्म मूवमेंट क्या है, टाइमिंग आ सकता है, फाउंडर का नाम पूछ सकता है क्या, तो आप बोलेंगे कि सर मशीनों के खिलाफ जो इंडस्ट्रीज बनी है, अभी जो नई मशीन डेवलप हुई उनके खिलाफ होने वाला मूवमेंट ही लुडिज्म मूवमेंट होगा, ध्यान रख के चलना, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, आप देख पाएंगे अब हुआ क्या, अगस्त 1819 घटना है, 16 अगस्त का टाइम था, 16 अगस्त 1819, बहुत सारे लोग 80,000 पब्लिक सेंट पीटर्स फील्ड जो मानचेस्टर पड़ेगा वहां इकट्ठे हुए अपनी राइट्स को मांगने के लिए कि हमारे जो डिमांड्स हैं उनको प्रोसेस में लाने के लिए। पब्लिक मीटिंग की गई, ओके, उन पर हमले हुए पुलिस के, और ये एक्शन पीटरलू कहलाता है। पीटरलू मैसेक्रे मतलब हत्याकांड टाइप का, तो ये पीटरलू इंसिडेंट है, ध्यान देके चलना है। एंड द राइट्स दे डिमांडेड वर डिनाइड बाय द 6th एक्ट पास बाय पार्लियामेंट द सेम ईयर, और उसी साल पार्लियामेंट ने 6 एक्ट पास किए, ठीक है। और जो मांग है उसको तो ना मान के तो उसके अगेंस्ट 6 एक्ट पास किए। तो क्वेश्चन आएगा, पीटरलू जो कांड हुआ था, पीटरलू जो मैसेक्रे हुआ, वो किस घटना के साथ हुआ, तो क्या करके आओगे इसमें आप, पीटरलू इंसिडेंट जो हुआ है वो आपका लुडिज्म मूवमेंट घटना है 16 अगस्त 1819, जिस प्रकार से आपका जलियांवाला हत्याकांड ना बचा,
वैसे ये भी एक तरह से बहुत बड़े मात्रा में लोगों का यहां पे नरसंहार किया गया है पुलिस के द्वारा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पीटरलू घटना जुड़ी हुई है इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के साथ, ये ध्यान देना है। ओके, तो 6 पॉलिटिकल एक्ट पास हुए, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई पॉलिटिकल एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस इन द 2 कॉम्बिनेशन एक्ट ऑफ 1795। क्या क्या पास हुआ आफ्टर पीटरलू? द नीड टू मेक द हाउस ऑफ कॉमन्स मोर रिप्रेजेंटेटिव वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय लिबरल पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड द कॉम्बिनेशन एक्ट वर रिपेल्ड इन 1824-25। लगातार ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश पार्लियामेंट में काफी विरोध हुआ इस चीज का, और उसी के रिगार्डिंग 2 और एक्ट पास हुए थे 1824-25 के आसपास, जिन एक्टों में जो डिमांड थी उन पे काम किया जाएगा। डिमांड देखो क्या क्या मान जाएंगी। 1819 देखिए, प्रोहिबिटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 9 साल से कम के बच्चों को 1819 में 1819 बने हुए रूल के आधार पर फैक्ट्री में काम करने से बंद कर दिया गया। ठीक है, लिमिटिंग द आवर्स ऑफ वर्क ऑफ दोज बिटवीन द एज ऑफ 9 एंड 16 टू 12 आवर ए डे। 9 से 12 साल के जो बच्चे होंगे, 9 से और 16 तक, 9 से और 16 साल जो बच्चे होंगे उनके लिए 12 घंटे दिन में तय किए गए कि 12 घंटे से ऊपर आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके। 1833, लेकिन देखो एक्चुअल में हो यह रहा था कि लोगों के पास फंड तो था नहीं। 9 साल से कम एज के बच्चे को मना कर दिया स्पेशली कि भाई 9 साल से कम का बच्चा काम नहीं करेगा। इसका विरोध हुआ क्योंकि उस समय खाने कमाने के लिए बड़ी समस्या थी। देखिए, इट वॉज नॉट अंटिल 1833 आफ्टर इंटेंस प्रोटेस्ट बाय वर्कर्स थ्रू आउट द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, इसका लगातार विरोध हुआ वर्कर्स के द्वारा इन एक्टों का। दैट एन एक्ट वॉज पास दैट परमिटेड चिल्ड्रन अंडर 9 टू बी एम्प्लॉयड ओनली इन सिल्क फैक्ट्रीज। ये जो 9 साल वाला रूल बता, 9 साल से कम का बच्चा काम नहीं करेगा किसी भी इंडस्ट्री में, नहीं, ये चेंज किया गया और ये तय हुआ कि 9 साल से कम का बच्चा काम करेगा सिर्फ सिल्क फैक्ट्रीज के अंदर। जो रेशम की फैक्ट्री होंगी उनमें काम कर सकता है, क्योंकि लोग इसका विरोध कर रहे थे, वो अपने बच्चों को फैक्ट्री में काम कराना चाहते हैं, लेकिन हाँ नुकसानदायक फैक्ट्री नहीं, लेकिन नॉर्मल फैक्ट्री में तो वो काम कराने की बात कर रहे हैं। ठीक है, यह देखिए, फाइनली 1847 का समय आया। मोर देन 30 इयर्स ऑफ एगिटेशन, लगातार जो विरोध चल रहा है उसका 30 साल बाद द 10 आवर बिल, एक 10 घंटे का बिल पास हुआ। दिस लिमिट द आवर्स ऑफ वर्क फॉर वुमेन और यंग पीपल, महिलाओं के लिए और जो जवान लोग हैं उनके लिए, एंड सिक्योर ए 10 आवर डे फॉर मेल वर्कर, और 10 घंटे का रूल लागू कर दिया गया मेल और फीमेल वर्कर्स के लिए। पहचान लोगे आराम से। यह आपका टॉपिक था इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। बड़े खराब हालात हैं इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में, आप देख पाएंगे किस तरह की इंडस्ट्री बनी और किन हालातों से गुजरते हम आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस आपको ध्यान से करना है। एक तो आपको कोल इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना है। जो आयरन इंडस्ट्री के शुरुआत के जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए, जितने भी आविष्कार हुए, वो आपको तैयार करना है। एक कॉटेज इंडस्ट्री में होने वाले आपको आविष्कार तैयार करने हैं, और लास्ट में मूवमेंट कौन कौन से हुए इनकी घटनाओं को देख के चलना है। कोई डिस्कस करना है, कोई पॉइंट पूछना, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल वे में सवाल आएंगे, फैक्चुअल सवाल ज्यादा आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल डायरेक्ट फैक्ट बना के पूछेगा आपसे। ठीक है, गुड लक बच्चों, बाय। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.